हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग आदित्य L1 मिशन के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अभी जिस तरह इसरो चंद्रयान सक्सेसफुली लॉन्च किया है मून के लिए, वैसे ये जो आदित्य L1 मिशन है ये अभी इसरो का नेक्स्ट मिशन है जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, कभी भी लॉन्च हो सकता है। और ये जो है ये सन के लिए है। आदित्य का मतलब सूर्य होता है हिंदी में। ओके, तो ये आदित्य L1 मिशन जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है लॉन्च होने के लिए। आप में से मैक्सिमम लोग जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो हो सकता है आदित्य L1 मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका होगा। एज ऑफ नाउ 2 सितंबर जो है ये डेट रखा गया है 2023 का इस आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये आदित्य L1 मिशन बेसिकली है क्या। अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियस सा बात है कि आदित्य L1 मिशन को डेवलप कौन किया है, इसरो किया है। और ये इंडिया का पहला ऐसा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो सन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि ये जो आदित्य L1 मिशन है ये बेसिकली सन को ऑब्जर्व करेगा कि सन का प्रॉपर्टीज़ देखेगा, उससे क्या क्या मतलब नया रिसर्च सामने आ सकता है जो आगे चल के हेल्पफुल हो इंडिया के लिए। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे आदित्य L1 मिशन हम लोग इसे क्यों बोले, यहाँ पे L1 का क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली देखो यहाँ पे जो L1 है इसको हम लोग लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। और L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिस जगह पे आदित्य L1 मिशन जो है ये वहाँ पे जाके पोजीशन होगा। मतलब इसी पॉइंट पे जाकर के आदित्य L1 मिशन को स्थापित किया जाएगा। तो अब बात आता है कि ये लैग्रेंज पॉइंट L1 आखिर है क्या और क्यों इसी पॉइंट पे स्थापित किया जाएगा। देखो आसान भाषा में समझने के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी बॉडी है ये किसी भी दूसरे बॉडी को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे अर्थ है तो अर्थ किसी भी बॉडी को अपने साइड खींचेगा। अगर यहाँ पे कोई बॉडी है तो इसके साइड इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे हम लोग पर भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तभी तो ये ग्रेविटी यहाँ पे काम करता है। वैसे ही सन है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है। तो जिस भी बॉडी का मास है वो बॉडी के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दूसरे बॉडी को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। तो वैसे ही अब यहाँ पे क्या है कि ये स्पेस में यहाँ पे सन है और यहाँ पे जो है ये हम लोग का अर्थ है। अब किसी भी बॉडी को अर्थ भी अपने साइड खींच रहा होगा, सन भी अपने साइड खींच रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि सन का मास ज़्यादा है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस तक होगा। अर्थ का मास कम है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम डिस्टेंस तक होगा। तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगभग इक्वल होगा। ये वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे कोई भी अगर बॉडी रहता है तो उस पर लगभग जितना अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और जितना सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो काफ़ी हद तक इक्वल होगा। जिससे क्या होगा कि ये वाला पॉइंट पे किसी भी बॉडी को रहने में ज़्यादा आसानी होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट मान लो रहता है तो उस पर क्या होगा, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसको सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो हमेशा इस पॉइंट पे रह पाए। वैसे ही अगर मान लो इस जगह पे कोई सैटेलाइट को हम लोग रखते हैं सन को ऑब्जर्व करने के लिए तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा तो उसमें उस सैटेलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ रहा होगा ताकि वो इस पॉइंट पे स्टेबल रह सके। लेकिन जो लैग्रेंज पॉइंट L1 हम लोग बोलते हैं ये वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों मासेस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगभग नियरली इक्वल हो जाए। तो इस जगह पे क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी है। यहाँ पे सस्टेन करने के लिए, यहाँ पे पोजीशन होने के लिए किसी भी जो सैटेलाइट है उसको बहुत ही कम फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। और अगर अभी हम लोग देखें तो जिस तरह इंडिया का आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 जो ऑब्जर्वेटरी है, वैसे ही यहाँ पे सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ऑलरेडी इस पॉइंट पे लॉन्च किया जा चुका है। तो इंडिया भी जो है वो अपना आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च कर रहा है। ये भी एक सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो इस जगह पे L1 पे पोजीशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैग्रेंजेस पॉइंट क्या होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है कोई भी दो लार्ज बॉडी का वो लगभग इतना बराबर होता है कि वहाँ पे कोई भी बॉडी को अगर मूव करना है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो काफ़ी स्मॉल होगा। ओके, अब यहाँ पे आते कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस जगह पे जो
यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो सन को ऑब्जर्व करने के लिए जो सैटेलाइट प्लेस है उसका नाम है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो ये हेलियोस्फेरिक क्या है, मतलब हेलियोस्फेयर होता क्या है? तो देखो, हेलियोस्फेयर को समझने के लिए आप यहाँ पे इतना आसान भाषा में समझ सकते हो कि जैसे ये सन है, तो ये सन क्या होता है कि लगातार सोलर विंड जो है वो स्पेस में इजेक्ट करता है। अब ये सोलर विंड जो है वो कितना दूरी तक तय कर पाता है, क्योंकि बाहर स्पेस में क्या है कि इंटरस्टेलर लोकल विंड जो है वो भी मूव करते रहता है। तो सन का जो सोलर विंड है वो जितना दूर तक पहुंच पाता है, वो वाला जो पूरा रीजन है, इसी रीजन को हम लोग हेलियोस्फेयर बोलते हैं। जैसे अगर सपोज कर लो, अगर यहाँ पे आप मैप देखो तो ये यहाँ पे सन है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। और जो सन का जो सोलर विंड है वो लगभग ये वाला डिस्टेंस कवर कर पाता है, मतलब प्लूटो का डिस्टेंस से लगभग 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंस तक सन का जो सोलर विंड है उसका रीच होता है। आसान भाषा में इतनी दूर तक रोशनी पहुंच पा रहा है, लगभग, रोशनी नहीं बोल सकते, सोलर विंड ही कहना ज़्यादा सही होगा। तो ये वाला रीजन जो है इसको हम लोग हेलियोस्फेयर बोलते हैं। मतलब हम लोग का जितना भी पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वो हेलियोस्फेयर के अंदर ही आता है। और बाहर वाले रीजन को हम लोग इंटरस्टेलर रीजन बोलते हैं। जो सन के हेलियोस्फेयर, मतलब जहाँ पे सन का सोलर विंड नहीं पहुँच पाता है, उसके बाहर वाला रीजन को इंटरस्टेलर बोलते हैं। और जिस रीजन तक सन का सोलर विंड पहुँच पाता है उसको हेलियोस्फेयर बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजी है जो आपको लगातार ये मिलता ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग सन के बारे में देख रहे हैं। फिर दूसरा एक और टर्म आता है हेलो ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ये हेलो ऑर्बिट में पाया जाता है। देखो, सिंपल से अगर आसान भाषा में मैं बताऊं कि हेलो ऑर्बिट होता क्या है, तो जैसे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो जैसे ये L1 एक पॉइंट है, तो अब यहाँ पे सन जो है, अर्थ जो है, ये तो मूव कर रहा है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो है ये स्फेरिकल ऑर्बिट में ऐसे मूव नहीं करता है जहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। जैसे मतलब ये कुछ इस टाइप का होगा, या इधर से देखें तो ये कुछ इस टाइप का इसका ऑर्बिट होगा कि ये इस जगह पे मतलब है अर्थ मूव कर रहा होगा ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज कर लो ये अर्थ है, इसका और सन का L1 मिशन ये है, लेकिन अर्थ यहाँ पे मूव भी तो कर रहा है। जैसे मान लो इधर मूव करेगा तो उस टाइम L1 पॉइंट जो होगा वो कुछ और होगा। तो ये जो L1 पॉइंट का जो भी लोकस है उस चीज़ को हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब हेलो ऑर्बिट क्या है? सिंपली एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है जहाँ पे L1, L2, L3 लैग्रेंज पॉइंट जो है वो लाई करता है। मतलब ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा बात में कि ये इन पॉइंट्स का लोकस है 3 डायमेंशनल फिगर में, उस चीज़ को हम लोग हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये L1 पॉइंट है, ये वाला जो स्पेसिफिक L1 पॉइंट है, ये अर्थ से लगभग जो है ये 15 लाख किलोमीटर दूर है, मतलब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन जो है उसको ये L1 पॉइंट पे पहुंचने में लगभग 120 दिन लग सकता है। अब ट्रैजेक्टरी कैसा होगा इस आदित्य L1 मिशन का? तो सिंपल सा है कि जैसे देखो यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा होगा कि पहले जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ पहले तो यहाँ से जब सैटेलाइट लॉन्च होगा तो ये एक स्फेरिकल ऑर्बिट में ऐसे रोटेट करेगा और फिर धीरे धीरे ये एक एलिप्टिकल पार्ट लेता जाएगा और फिर जो है ये सीधा L1 पॉइंट पे जाएगा जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ओके, तो ये जो है ये आदित्य L1 मिशन जो है वो इसरो का PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, इस जगह से लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इनिशियली अर्थ के स्फेरिकल ऑर्बिट को कवर करेगा, फिर धीरे धीरे एलिप्टिकल ऑर्बिट को कवर करेगा, फिर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको वो छोड़ देगा और फिर L1 पॉइंट की तरफ चला जाएगा। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो सबसे, क्योंकि ये सन को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सन का जो अपर एटमॉस्फेयर है, चाहे वो क्रोमोस्फेयर हो, कोरोना हो, इसको जो है ये ऑब्जर्व करना। अब बात आता है कि क्रोमोस्फेयर क्या है, कोरोना क्या है। तो देखो यहाँ पे क्रोमोस्फेयर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्रोमोस्फेयर जो है वो थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा है जो सन का विजिबल सरफेस, यहाँ पे सन का विजिबल सरफेस जो है उसके और कोरोना के बीच का लेयर है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, ये सन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सन का
अपर मोस्ट लेयर है, और ये अपर मोस्ट लेयर के ऊपर क्या है कि एक थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको पिंक कलर में दिख रहा होगा। तो ये जो थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सन है, ये सन का ये वाला पोर्शन जो है ये मतलब ये सरफेस है, फोटोस्फेयर है, ये वाला सरफेस है, और इसके ऊपर ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो थिन लेयर है, ओके, ये जो थिन लेयर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। मतलब सन का जो सरफेस है उस पर एक थिन लेयर है प्लाज्मा का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। ये जो मतलब पूरा आपको आग की तरह जलता हुआ गोला दिख रहा है, ऊपर वाला जो पतला सा लेयर है ये है क्रोमोस्फेयर। उसके बाद कोरोना क्या होता है, कोरोना जो है वो जिस तरीके से अर्थ है, अर्थ का चारों तरफ एक हवा का एटमॉस्फेयर है, वैसे यहाँ पे क्या है कि जो सन है, सन का एक अपना खुद का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। ओके, तो ये जो है जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सन का अपर एटमॉस्फेयर है, चाहे वो क्रोमोस्फेयर वाला रीजन हो या कोरोना वाला रीजन हो, ये दोनों को ऑब्जर्व करना, इन लोगों का पैटर्न को ऑब्जर्व करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो कोरोनल मास एजेक्शन होता है, इस इवेंट को समझना कि आखिर ये इवेंट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये किस तरीके से फ्यूचर में इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है। तो बात आता है कि ये कोरोनल मास एजेक्शन है क्या। देखो सिंपल सा बात करते हैं, आसान भाषा में, जिस तरीके से अर्थ है तो अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे एक वॉल्केनिक एरप्शन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो सन है, सन के सरफेस पे भी लार्ज एक्सप्लोजन होता है मास प्लाज्मा का। मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सन है, सन के सरफेस पे क्या हो रहा है, एरप्शन हो रहा है, बहुत ही बड़ा ये एरप्शन होता है प्लाज्मा पार्टिकल्स का। ये पूरा प्लाज्मा पार्टिकल्स जो होता है ये पूरा ऐसे एरप्ट होता है, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये नासा का इमेज है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे इस जगह पे कोरोनल मास एजेक्शन हुआ, तो जिस तरीके से इंडिया में वॉल्केनो एरप्ट होता है ये बिल्कुल उसी टाइप का है कि यहाँ पे प्लाज्मा पार्टिकल्स जो है ये एरप्ट हो रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर और अच्छे से देखना चाहे तो यहाँ पे ये है कि ये सन है, ये अर्थ है, ये जब कोरोनल मास एजेक्शन हो जाए तो इससे प्लाज्मा पार्टिकल जो है पूरा एरप्ट हो रहा है, और ये जो है ये काफ़ी दूर तक स्प्रेड करता है। ओके, लगभग बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोरोनल मटेरियल जो है यहाँ पे एजेक्ट होता है। तो ये जो कोरोनल मास एजेक्शन का जो फिनोमेनन है, इस चीज़ को भी समझना जो है ये आदित्य L1 मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग और भी ऐसा देखें तो यहाँ पे इसरो जो है ये पहला ऐसा स्पेस एजेंसी नहीं है जो सन को ऑब्जर्व करने के लिए L1 पॉइंट पे या सन को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी लॉन्च हो चुका है। नासा का जो है पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो है ये भी लॉन्च हो चुका है। इवन नासा और जर्मनी मिलकर के, जो वेस्ट जर्मनी है, ये दोनों मिलकर हेलियोस 2 सोलर प्रोब को लॉन्च किए थे 1976 में। तो अभी तक जो है USA, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये 3 स्पेस एजेंसी ऐसा है जो ऑलरेडी सन को ऑब्जर्व करने के लिए अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। इसरो जो है ऐसा 4th स्पेस एजेंसी होगा। और अगर कंट्री का बात करें तो USA और जर्मनी के बाद इंडिया जो है वो 3rd कंट्री है जो खुद का एक अपना सन को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो आदित्य L1 मिशन है वो क्या है। थैंक यू वेरी मच।